खेल वापस शुरू हुआ और बैटिंग करने के लिए अर्थ आया और बॉलिंग के लिए ही युवराज आया। अर्थ ने बहुत अच्छे से बैटिंग की, जिसे देख सभी अब उसको आउट करना चाहते थे। अब बॉलिंग करने के लिए कासवी आ गई। अर्थ कासवी को देखकर मुस्कुरा दिया, वहीं कासवी भी उसको देखकर मुस्कुरा दी। कासवी बॉलिंग के लिए तैयार थी और बॉल फेंकने के साथ ही उसने अर्थ को देखकर आंख मारी, जिससे अर्थ हड़बड़ा गया और वो आउट हो गया। जो देख सभी चिल्ला पड़े। वहीं सबकी आवाज़ से अर्थ होश में आया और कासवी की तरफ देखा, जिसको सब घेर कर खड़े थे और उसकी नज़र अर्थ पर थी। वो बैट फेंक कर बोला, ये चीटिंग है। सब उसकी तरफ देखते हैं और अनुराग पूछता है, क्या चीटिंग? तुम आउट हो गए, सबने देखा है। तुम्हारी दोस्त ने चीटिंग की है, समझे? अर्थ कासवी को घूर कर देखने लगा, जो खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, और वो अर्थ की बात पर बोली, मैंने क्या चीटिंग की है, बोलो। तुमने मुझे कहते हुए वो रुक गया तो कासवी फिर बोली, बोलो ना, क्या चीटिंग की है। वहीं पूजा जी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कासवी ने क्या किया है। वहीं जब कासवी की नज़र उन पर गई तो वो समझ गई सब कुछ और इशारे से सबको बताने के लिए मना कर रही थी। अर्थ ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो नज़र पूजा जी पर गई, तो वो भी समझ गया और उनके पास आकर हाथ पकड़ कासवी को सामने खड़ा कर दिया। सब हैरान हो गए, क्योंकि आज तक अर्थ पूजा जी के साथ बात तो दूर, खुद से भी दूर रहता था। वो बोला, आप बताओ, किसने चीटिंग की है? मुझे पता है, आपने देखा है, उसने किया है। पूजा जी तो अभी अपनी कलाई ही देख रही थी, जो अर्थ ने पकड़ी थी। वहीं बाकी सबकी नज़र तो उन दोनों पर ही थी। पूजा जी को चुप देखकर अर्थ बोला, बताइए सबको, कासिंग ने चीटिंग की है। उसकी आवाज़ सुनकर पूजा जी अपनी नमी छिपाकर बोली, अर्थ सही बोल रहा है। उनके सच बताने पर भी जब कोई कुछ ना बोला तो अर्थ कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, ये चीटर है, मैं आउट नहीं हुआ। पर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था तो अर्थ सबकी तरफ देखता है और उनकी नज़रें अपने हाथ की तरफ देख वो एकदम से पूजा जी का हाथ छोड़ देता है। उसे एहसास हुआ कि अभी अभी उसने क्या किया। वहीं उनके हाथ छोड़ने पर पूजा जी फिर उदास हो गई और पीछे मुड़कर जाने लगी तो साड़ी में पैर उलझ गया, पर वो गिरती उससे पहले ही अर्थ ने उनको संभाल लिया और बोला, ठीक से चलिए, अभी गिर जाती हैं आप। उन्होंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। अब शाम काफ़ी हो गई थी तो सब हवेली लौट आए। वहाँ जाकर बाकी औरतों से पता चला कि कल करवा चौथ है। नीता जी और पूजा जी इन सब में भूल गई थी तो परेशान हो उठी कि कैसे करेंगे सब। तो गांव की औरतों ने उनकी मदद करने को कहा। वो दोनों ही व्रत रखने वाली थी, दोनों ही बाकी औरतों के पास बैठी थी। तब तक कासवी आ गई तो एक औरत बोली, आपकी बहू भी व्रत रखेगी ना कल अपने पति के लिए? यह सुनकर कासवी ने सबकी तरफ देखा और पूजा जी की तरफ देखकर हाँ बोल दिया। रात होने पर सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। नीता जी ने कासवी से कहा, कल जल्दी उठ जाना, 4 बजे सरगी के लिए। अगर सरगी नहीं खाई तो फिर सीधे रात को चांद देखने के बाद ही खा पाओगी। अगर तुम्हें नहीं रखना तो मत रख, कोई ज़बरदस्ती नहीं है काशी बेटा। पूजा जी ने कहा, माँ, मुझे रखना है अपने खड़ूस और पत्थर दिल पति के लिए, सो डोंट वरी। कासवी हंसते हुए बोली। फिर वो कमरे में आ गई तो देखा अर्थ खिड़की के पास खड़ा था। वो कपड़े बदल कर आई और उसके पास खड़ी होकर बोली, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, अर्थ ने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया और शांत हो गया। कासवी ने उसका परेशान चेहरा देखकर कहा, अर्थ, क्या हुआ है? सुबह भी तुम परेशान थे और अभी भी परेशान हो। बताओ तो सही कि बात क्या है? अर्थ ने उसको अपने सीने से लगाकर कहा, पता नहीं, पर अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसा कि कुछ बड़ा होने वाला है जिसमें हम दोनों ही अलग हो जाएंगे। मैं तुमसे अलग होकर नहीं जी सकता काशी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। डर लगता है अब अकेले होने से। अर्थ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? और कौन अलग करेगा, हमें बताओ। कोई तीसरा नहीं आ सकता, समझी तुम? मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं। और अलग होकर कहाँ जाऊँगी बोलो? मुझे भी तुम्हारी आदत लग गई है, मैं भी दूर नहीं रह सकती तुमसे। कासवी ने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। थोड़ी देर दोनों ही ऐसे खड़े रहे, फिर कासवी बोली, चलो अब सो जाओ,
कल मुझे जल्दी उठना भी है। 4 बजे चाची ने बोला है। 4 बजे क्यों? अर्थ उसको अलग कर बोला। क्योंकि कल मेरा व्रत है, अपने खड़ूस पति देव के लिए, समझे? काशी उसके गाल पकड़कर हिलाकर हंसते हुए बोली और बेड की तरफ बढ़ गई। अर्थ उसके पीछे आते हुए बोला, वो करवा चौथ जो सभी औरतें रखती हैं, वही व्रत ना? कासवी ने हाँ में से रिलाया तो वो बोला, कोई ज़रूरत नहीं है भूखा रहने की, लेकिन मुझे रखना है। वो बेड पर लेटते हुए बोली तो अर्थ भी उसके पास आकर लेट गया और उसको अपनी बाहों में भरकर बोला, क्यों रखना है? सुना है ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है, इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है काशी, तुम मानो या ना मानो, पर मुझे रखना है। पता है पापा मुझे बताते थे कि कैसे मम्मा उनके लिए व्रत रखती थी, और पापा भी मम्मा के लिए व्रत रखते थे। मैं नहीं रखने वाला, पहले ही कह देता हूँ। तो तुमसे कहा किसने? और उम्मीद भी नहीं रखती कि तुम रखो। अच्छा, तो फिर किस बात की उम्मीद रखती हो, वही बता दो। वो उसके करीब जाकर बोला तो कासवी की सांस अटक गई उसको करीब देखकर। चेहरे पर हया की लाली उतर आई, आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और बदन में ऐसे जैसे करंट लगा हो। अर्थ ने आगे बढ़कर उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। जो हाल कासवी का था वो अर्थ का भी था। कासवी उसको दूर करना चाहती थी पर कर नहीं पाई। अर्थ उसकी तरफ खींच रहा था। कासवी के चेहरे की मासूमियत देख अर्थ खुद को रोक नहीं पाया और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। कासवी को उम्मीद नहीं थी कि अर्थ ऐसा कुछ करेगा। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं और सामने अर्थ का चेहरा था और उसकी आंखें बंद थीं। शादी के बाद ये पहली बार था जब दोनों करीब आए। इतने ये पहला एहसास था दोनों का। कासवी के चेहरे पर हया की शर्म उतर आई। बदन बर्फ की तरह जम गया और यहाँ अर्थ उसके और भी करीब हो रहा था। उसके होंठ अब कासवी की गर्दन तक आ गए थे। अर्थ को तो होश ही नहीं रहा वो क्या कर रहा है। वहीं कासवी रोकना चाहती थी पर वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। वैसे पूरे दिन वो अर्थ से लड़ती रहती थी, अपनी बातों से चुप करा देती थी, पर यहाँ इस वक्त उसके पास कोई शब्द नहीं थे कि वो अर्थ को रोक पाए। अर्थ का करीब आना उसको सुकून दे रहा था। कहीं से भी उसको गंदेपन का एहसास नहीं हो रहा था। खुद में वो सिमट रही थी। वहीं अर्थ के होठों की हरकत अभी कासवी के गर्दन पर थी। तभी कासवी के मुंह से निकला, आ अर्थ क्या कर रहे हो? अर्थ जैसे होश में आया और तुरंत कासवी से दूर हुआ तो कासवी की गर्दन पर अर्थ के दांतों के निशान बन गए थे। यह देख अर्थ को खुद पर गुस्सा आया कि कैसे वो अपनी काशी के इतने करीब गया बिना उसकी परमिशन के और उसको चोट तक पहुंचा दी। वो तुरंत उसका माथा चूमकर बोला, सॉरी काशी, पता नहीं कैसे तुम्हारे इतने करीब चला गया। माफ कर दो काशी, आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अर्थ की आंखों में पानी आ गया जो देख कासवी उसके गले लग बोली, कोई बात नहीं अर्थ, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना, फिर क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता काशी, कभी नहीं। अर्थ उसको कसकर पकड़ते हुए बोला तो आगे काशी कुछ नहीं बोली और उसकी पीठ पर अपने हाथ कसकर आंखें बंद कर दी, क्योंकि इतने दिनों में वो जान गई थी कि अर्थ उससे कितना प्यार करता है। सुबह के 4 बजे सुबह के 4 बजे अलार्म की आवाज़ से कासवी की नींद खुली, साथ ही अर्थ की भी। वो कासवी की तरफ देखता है जो उसकी बाहों में लेटी थी और उसको ही देख रही थी। कासवी ने अर्थ के माथे पर बिखरे उसके बालों को सही किया और अपने होठों से उसके माथे को छूकर बोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अर्थ मुस्कुराकर बोला। उसके बाद कासवी नहाकर नीचे चली गई। नीचे सर्गी की तैयारी हो गई थी। कासवी नीचे आई और सबके पास आकर बैठ गई। उसी वक्त नीता जी की नज़र कासवी की गर्दन पर गई तो वो मुस्कुरा उठी और पूजा जी को भी इशारा किया, वो भी मुस्कुरा उठी। दोनों को ऐसे देख कासवी पूछती है, क्या हुआ, दोनों मुस्कुरा क्यों रही हो? अच्छे से रात को नींद तो आई ना कासवी बेटा? नीता जी हंसकर उसको सरगी देते हुए बोली, मुझे तो मस्त नींद आई, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? कासवी सरगी खाते हुए बोली, वो कुछ नहीं बेटा, तुम खाओ ना, पर फिर पूरे गले का कोई सूट या कुर्ता पहन लेना। पूजा जी अपनी हंसी रोककर बोली, पूरे गले का क्यों, मेरी गर्दन पर कुछ लगा है क्या? हैरान होकर कासवी ने अपना हाथ अपनी गर्दन पर घुमाया
तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसको समझ आ गया कि क्यों दोनों ऐसा बोल रही हैं। अब उसको अर्थ पर गुस्सा आने लगा था। शर्म के मारे वो सरगी लेकर कमरे में चली गई। वहीं पीछे नीता जी हंसते हुए बोली, आज अर्थ की सामत आने वाली है। कमरे में अर्थ नहाकर बैठा था और अपने फोन में कुछ देख रहा था। कासवी ने टाइम देखा और पहले सरगी खाने के लिए बैठ गई। कुछ ही मिनट में अर्थ ने उसकी तरफ देखा, जो गुस्से में उसको ही देखते हुए सरगी खा रही थी। कासवी को गुस्से में देख वो बोला, अबे सुबह सुबह चेहरे पर गुस्सा कहाँ से आ गया? अभी गई थी तब तक तो ठीक था, अब ऐसा क्या हो गया? पहले खाना खा लूं फिर बताती हूँ क्या हुआ है। कासवी दांत पीसते हुए बोली। वहीं अक्षत सो रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने उठकर फोन उठाया तो सामने से कहा, सर बात पक्की है, वरुण और जानवी मैम मिले हुए हैं। उनके साथ प्रीत भी है, पर कोई चौथा भी है जिसका अभी कोई पता नहीं है। कासवी मैम तक वो नाजायज वाली चिट्ठी अर्थ सर के नाम से वरुण ने भेजी थी और उसको यह बात जानवी मैम ने बताया था। कुछ दिनों से प्रीत लगातार उनके संपर्क में है। वो वहाँ गांव में कुछ करने वाली है जिससे कासवी मैम की जान को खतरा है। अक्षत ने इतना सुनकर फोन काट दिया। यहाँ जानवी वरुण की बाहों में थी और बोली, कुछ दिन और फिर हम यहाँ से बहुत दूर होंगे, अपनी सपनों की दुनिया में। हाँ, लेकिन उससे पहले अक्षत को और उसके पूरे परिवार को बर्बाद करना है, वरुण बोला। उसकी कमजोरी है कासवी, और अब कासवी की कमजोरी बन गया है अर्थ, और अर्थ की कमजोरी है उसकी सगी माँ, जो हमारे साथ है। एक बार वो सामने आ जाए तो सब कुछ बर्बाद समझो तुम। अर्थ और कासवी के बीच दूरियां आएंगी, जिससे कासवी टूट जाएगी। उसका टूटना मतलब पूरे सक्सेना परिवार का टूटना। कासवी खाना खाते हुए अर्थ को गुस्से से घूर रही थी, तो अर्थ चिढ़कर बोला, काशी बोलोगी क्यों, कब से घूर रही हो? कासवी ने खाना खत्म किया और उसके बाद गुस्से में अर्थ के पास आई और उसके हाथ से फोन लेकर साइड में रख दिया। फिर अपनी गर्दन दिखाकर बोली, ये किया तुमने? अर्थ ने देखा, कल रात जो दांत के निशान उसकी गर्दन पर उसने छोड़े थे, वो अब लाल हो गया था पूरा। तो वो बोला, सॉरी काशी, लेकिन मैं अभी दवाई लगा देता हूँ ना। वो उठकर दवाई लेने जाने लगा तो कासवी ने उसको वापस बिठाकर कहा, अब क्या फायदा दवाई लगाने का? अब तक माँ और चाची माँ दोनों ने देख लिया है ये। और पता है, चाची मुझ पर हंस भी रही थी। अब अर्थ को समझ आया कि वो क्यों कब से गुस्से से उसको देख रही थी। अर्थ ने उसको अपने पास बिठा लिया और बोला, कोई बात नहीं, देखने दो सबको, कुछ गलत नहीं किया, पति पत्नी हैं हम। कासवी उसके गले लग गई और फिर अर्थ ने समय देखा तो 5 बज रहे थे। वो बोला, चलो गांव की सैर करने चलते हैं। दोनों ही निकल पड़े गांव की सैर पर। वहीं आज आलिया की आंख जल्दी खुल गई थी तो वो उठकर छत पर चली गई। सुबह की आती हल्की धूप में अच्छा लग रहा था उसको। तभी उसकी नज़र साइड में गई, जहाँ एक खाट पर अनुराग सुकून भरी नींद सो रहा था। उसके चेहरे पर अनायासी मुस्कान आ गई। अनुराग को भी अपने चेहरे पर किसी की तपिश महसूस हुई, तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वहीं आलिया समझ गई कि वो उठने लगा है, तो पलटकर खड़ी हो गई। आंखें खुलते ही आलिया की पीठ देखी, जिससे वो उठकर खड़ा हो गया और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। जब आलिया को लगा कि वो उसकी तरफ ही आ रहा है, तो अचानक ही उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अनुराग उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या देख रही थी? कुछ नहीं, आलिया ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और बोली। हाँ, अब आगे क्या करना है? अनुराग बेहद गहराई से उसको देखते हुए बोला। मतलब? उसकी आंखों में देखते हुए ही आलिया पूछती है, जो झूठ तुमने बोला है उसका? मौका देख सबको बता देंगे कि आपस में नहीं बनी तो अलग हो गए। इतना आसान नहीं होगा जितना तुम बोल रही हो। और फिर तुमको लगता है कि अर्थ और काशी इस बात पर भरोसा करेंगे? जानती हूँ वो दोनों सब समझ जाएंगे, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो झूठ को सच बना देते हैं ना। आलिया हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी, तो अनुराग उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं 27 का हो चुका हूँ, कुछ दिन में 28 का हो जाऊंगा। घर से शादी का प्रेशर आ रहा है। जब से पता चला है कि अर्थ की शादी हो गई है, माँ ने एक लड़की को चुना है और मिलने को बोला है, लेकिन मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ना भी नहीं बोल पा रहा हूँ उनको, क्योंकि वो उनकी दोस्त की बेटी है। मना करने के लिए मैंने झूठ कहा कि मुझे तुम पसंद हो। माँ तुम्हें जानती हैं, कॉलेज में साथ होने की वजह से
इसलिए वो तुम्हारे लिए मान गई और बोली कि तुम अपने घर पर बात कर लो, फिर वो शादी की बात करने आएंगी। अनुराग बोलकर चुप हो गया। वहीं आलिया आंखों में आंसू लिए बोली, मैं कोई खिलौना नहीं जो जैसे चाहे वैसे खेले। झूठ बोलने से पहले सोचा भी नहीं था कि मेरे पर क्या बीतेगी। शुरुआत मैंने नहीं तुमने की थी। झूठ सबसे तुमने बोला उस दिन पार्टी में। मैं बस उसको सच बनाना चाहता हूँ। तो क्या गलत कर रहा हूँ? मैंने नहीं कहा झूठ को सच बनाओ। मुझे नहीं करनी किसी से शादी। मत करो एहसान। और झूठ दोस्ती को बचाने के लिए बोला था। झूठ सच हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? इतनी जल्दी कास्मी को भूल गए? आलिया बोली, नहीं, उसको कैसे भूल सकता हूँ। और यह भी नहीं भूल सकता कि वो अब किसी की पत्नी है। तो उसके बारे में सोचना भी पाप लगता है मुझे। और मैं उन लड़कों में से नहीं जो एक के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करूँ या इंतज़ार करूँ, ये जानते हुए भी कि वो खुश है और कभी मेरे पास लौट नहीं सकती। ज़िंदगी हर किसी को मौका नहीं देती, इसलिए जब ज़िंदगी दोबारा मौका दे रही है तो खुलकर जी लेना चाहिए। इतना कहकर अनुराग चला गया। भाई गांव के लोग सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं, तो वो लोग अर्थ और कासवी को देख दूर से ही बोल रहे थे कि रब की मिलाई जोड़ी है। आगे चलकर एक पानी की बहती हुई नहर थी, जहाँ से उगता सूरज काफी अच्छा लग रहा था। दोनों कुछ देर के लिए वहीं बैठ गए। कासवी ने उसके कंधे पर सर रख लिया। क्या हुआ, भूख लगी है? अर्थ उसको शांत देखकर पूछता है। नहीं, कासवी ने छोटा सा जवाब दिया। फिर इतनी शांत क्यों हो? अर्थ पूछता है। क्यों, तुम्हें मेरा साथ रहना अच्छा नहीं लगता? कासवी उसकी तरफ देखकर सवाल करती है। नहीं, मुझे तो सिर्फ मुस्कुराती काशी ही अच्छी लगती है। अर्थ बोला, इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे? कासवी हंसते हुए बोली, प्यार तो बहुत पहले से है, पर कभी कह नहीं पाया। अर्थ ने कहा। रात हो गई थी और सभी औरतें तैयार होकर छत पर बैठी चांद का इंतजार कर रही थीं। वहीं प्रीत कासवी को देख अंदर ही अंदर जल रही थी। आखिर आज कासवी लगी इतनी सुंदर रही थी। कासवी ने बनारसी साड़ी पहनी थी, साथ ही हल्का मेकअप और बालों की लंबी चोटी बनाकर उसमें गजरा लगाया था। कुछ लटें चेहरे पर आ रही थी उसके। कासवी इधर उधर देख रही थी, पर अर्थ अभी तक आया नहीं था। कुछ काम है बोलकर निकला था। वहीं अक्षत एक साइड होकर सब देख रहा था। आखिर जानवी भी आज तक उसके लिए व्रत रखती आई थी, लेकिन आज पता चला था वो सब झूठ था। वो तो उसके साथ सिर्फ इसलिए थी ताकि बदला ले सके। उसकी आंखों में पानी आ गया था। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ वहां खड़े थे। थोड़ी देर में अर्थ आ गया और काशवी को देखकर मुस्कुरा दिया। अखिल जी एक साइड खड़े होकर सब देख रहे थे। वहीं पूजा जी एक तरफ बैठी थी। थोड़ी देर में चांद निकल आया तो सबने पहले पूजा की, उसके बाद व्रत तोड़ा। अर्थ ने कासवी को पानी पिलाया, उसके बाद मिठाई खिलाई। फिर सब लोग नीचे जाने लगे तो अर्थ बोला, अरे कहाँ चल दी, मेरा व्रत तो खोलो। सबने उसकी तरफ देखा। वहीं कासवी की आंखों में हैरानी थी, जिससे वो बोला, जल्दी करो, मुझे भी भूख लगी है। तुमने तो सुबह सरगी भी खाई थी, लेकिन मैंने तो कल रात से कुछ नहीं खाया। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कासवी ने नम आंखों से उसको पानी पिलाया। पूजा जी अपने बेटे को इस तरह देख बहुत खुश थी आज। वहीं अखिल जी ये देख खुश थे कि उनका बेटा उनकी तरह नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं हर वक्त पूजा जी के साथ गलत किया। पर अर्थ को चाहे कितनी नफरत रही हो पूजा जी या कासवी को लेकर शुरुआत में, लेकिन कभी कुछ गलत नहीं किया। पूजा जी के साथ रिश्ता नहीं सुधरा था, पर कासवी के आने से बदल रहा था वो। खाना खाकर अर्थ कासवी को वापस छत पर लेकर आ गया तो कासवी बोली, यहाँ क्यों लेकर आए हो? अर्थ रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया और कासवी को अपने करीब कर बोला, तुम्हें अच्छे से देख ही नहीं पाया। अच्छा, इसलिए आए हैं जनाब आप? कासवी मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, अपने चांद का दीदार करना तो बनता है ना। अर्थ उसकी आंखों में देखकर बोला। उसके इस तरह देखने से कासवी के गालों पर शर्म की लाली उतर आई, जिससे अर्थ आगे बढ़ा और अपने होठों को उसके गालों पर रख दिया। उसकी गर्म सांसों को एहसास पाकर कासवी की आंखें खुद ब खुद बंद होती गईं और पकड़ अर्थ के कंधों पर कस गई। दोनों की धड़कनें शोर मचाने लगी थी। उस चांद की आती रोशनी में कभी कुछ महसूस नहीं हुआ मेरे इतने करीब आने पर काशी? अर्थ ने झुककर कासवी के कानों में कहा और उसके कानों पर अपने होंठ रख दिए।
जिससे कासवी की पकड़ अर्थ पर कस गई। कासवी के बदन में जैसे बिजली दौड़ पड़ी हो। बदन कांप उठा। कासवी की सांसें तेज होने लगीं, जिससे अर्थ ने अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर किया और उसको देखने लगा। कासवी अपनी सांसों को संभालते हुए अब गहरी सांस लेने लगी। काशी, अर्थ ने बेहद प्यार से उसका नाम पुकारा तो उसने आंखें खोली। सामने अर्थ का मुस्कुराता चेहरा देखकर आंखें नीची हो गईं। मुझे नहीं पता था कि मेरी लड़ाकू काशी को शर्म भी आती है। क्या मतलब? मैं सिर्फ लड़ती रहती हूँ। हाँ तो जाओ, छोड़ दो। काशवी गुस्सा होकर बोली। वही तो नहीं कर सकता अब। अर्थ उसके गालों पर अपनी एक हथेली रखकर कहा। तो काशवी ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके सीने से लग गई। गांव में अच्छा सा समय बिताकर सभी लोग वापस आ गए। अक्षत घर आया तो रितेश जी बाहर हॉल में ही बैठे हुए मिले। वो उनके पास जाकर बैठ गया तो रितेश जी ने मुस्कुराकर उसको पानी दिया और पूछा, कैसा रहा सफ़र? और काशवी और अर्थ दोनों के बीच सब सही है ना? जी पापा, उन दोनों के बीच सब सही है और सफ़र भी अच्छा था। अक्षत बोला। यह चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? फिर सब अच्छा है तो? रितेश उसके चेहरे पर आते भाव देखकर पूछते हैं तो अक्षत जवाब देता है, बताऊंगा सब, लेकिन पहले ये बताओ दादाजी कहाँ हैं? वो दिख नहीं रहे। वो अपने कमरे में हैं। लेकिन बात क्या है अक्षत? रितेश जी ने फिर पूछा। चलो दादाजी के पास, वहीं पर सब बात बताता हूँ। अक्षत खड़े होकर आगे बढ़ा, फिर रुककर पूछा, वैसे जानवी कहाँ है? वो ऑफिस गई है, रितेश जी ने जवाब दिया। वहाँ सभी घर आकर आराम करने लगे। पूजा जी बेड पर बैठी थी। वहीं अखिल जी उनकी तरफ देखते हैं, फिर बोले, पूजा? हाँ। पूजा ने सिर्फ इतना कहा। उनकी प्रतिक्रिया देखकर अखिल जी उदास होने लगे। फिर बोले, पूजा बात करनी है तुमसे। बोलिए, क्या बात करनी है? पूजा जी ने उनकी तरफ देखा। पूजा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? अखिल जी उनके पास आकर कहते हैं तो पूजा जी दूरी बनाकर बोली, कर दूंगी माफ़, लेकिन क्या आप मुझे वो वक्त लौटा सकते हैं जहाँ मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी? वो वक्त लौटा सकते हैं जब मुझे आपसे प्यार इज्जत चाहिए था? बोलिए। काशी की मौत के बाद जब हमारी शादी हुई, उम्र मेरी सिर्फ 28 साल की थी। मुझे लगा था वक्त के साथ आप मुझसे प्यार करने लगेंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि कभी तो सही समय आएगा, लेकिन वो उम्मीद तब टूटी जब आप मंजरी की यादों से बाहर निकलने के लिए मेरे करीब आ गए। मैंने रोका नहीं, ये सोचकर कि सही हो जाएगा सब, लेकिन सुबह उठते ही आप क्या बोले? गलती से आप मेरे करीब आए। फिर जब मैं माँ बनने वाली थी, यूं भी मेरे पेट में था, तब बोले कि वो उस रात की गलती है। इतना सब हो जाने के बाद आप बोलते हैं कि मैं माफ़ कर दूं आपको। अर्थ के प्यार के लिए कितने सालों से तड़प रही हूँ, लेकिन मेरी तड़प देखकर आपने कभी उसको सच बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? बोलिए। मैंने उसको जन्म नहीं दिया अखिल, लेकिन मेरे लिए वो युवराज से भी बढ़कर है। आपको लगा मैं उसके साथ सौतेलापन करूंगी? क्या इतना ही जानते थे मुझे आप? आखिर में बोलते बोलते उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। अखिल जी ने आगे बढ़कर उनको अपनी बाहों में भर लिया तो पूजा जी को सुकून मिला। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुए, तब अखिल जी बोले, वक्त लौटा नहीं सकता और जो गलती की है उसकी माफ़ी का भी हकदार नहीं, लेकिन जितनी ज़िंदगी बाकी है उसको तुम्हारे साथ खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ पूजा। मंजी से प्यार करना और शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और तुमसे शादी करना एक सही फैसला। मंजी से शादी करना गलती थी, उसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी, और जब तुमसे शादी की तभी एहसास नहीं हुआ कि तुम सही हो मेरे लिए। इस बार भी देर कर दी। मन में डर था कहीं तुमने सौतेलापन किया तो, बस इसीलिए तुमसे दूर रहता, लेकिन मैं हमेशा गलत ही था। तुमने तो मेरे दोनों बच्चों को हमारी सगी औलाद से भी ज़्यादा प्यार दिया है। मायरा को आज तक कुछ पता भी नहीं लगने दिया। अर्थ की नफरत सिर्फ मेरे वादे के चलते आज तक सहती आई हो सके तो माफ़ कर दो पूजा। कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। पूजा जी उनसे अलग होकर बोली। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अखिल जी मुस्कुराकर बोले। पहले सुन तो लीजिए, कहीं शर्त सुनकर आप मना ना कर दें। पूजा जी, नहीं करूँगा, चाहे जो शर्त हो बोलो। वो उनका हाथ पकड़कर बोले। वही पूजा जी ने गहरी सांस ली और बोली, अर्थ और कासवी को सच बता दीजिए
कि मंजी ने काशी को मारा है। मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती। थक गई हूँ अर्थ की नफरत से। अब मुझसे नहीं होगा ये सब। कासवी तो सच जान ही चुकी है। उसने तो मंजी को देख भी लिया है कि वो जिंदा है। अब अर्थ को भी बता दीजिए। वो औरत मेरे अर्थ का घर बर्बाद करने पर तुली है, जो मैं नहीं होने दूंगी। पूजा जी ने सब कहकर उनकी तरफ देखा तो अखिल जी ने पलके झपकाए हुए कहा, ठीक है, मैं अर्थ को सब बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मायरा का सच सामने नहीं आएगा। वो हम दोनों की ही बेटी है। जैसे आज तक उसको यही पता है कि तुम ही उसकी जन्म देने वाली माँ हो, आगे भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो उतना जल्दी बता दीजिए। मंजी इस घर में वापस आने के लिए कुछ तो कर रही है, और कहीं ना कहीं इसलिए ही प्रीत इस घर में है अब तक। पूजा जी बोली, हाँ, सही मौका देखकर सब बता दूंगा। अब तो माफ किया ना तुमने मुझे। अखिल जी बाहें खोल बोले तो पूजा जी उनके गले लग गईं। प्यार तो उनको जवानी में थे तब से था अखिल जी से, लेकिन सिर्फ एक तरफा। आज जाकर उनको दो तरफा मोहब्बत का सुकून मिला। यहाँ अर्थ सुबह अपने हॉस्पिटल चला गया और कासवी अपने स्टूडियो चली गई। युवराज काफ़ी दिनों से श्री को मिला नहीं था, तो वो उससे मिलने चला गया। अनुराग वापस मनाली चला गया था। परी स्कूल गई थी। माहिरा अकेले बोर होने लगी तो कासवी को फ़ोन मिला दिया। इधर कासवी दोपहर हो गई थी तो अपना काम करके बैठी, तभी उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने देखा मायरा का फ़ोन था। उसने उठाकर कहा, हाँ बोलो मायरा। भाभी कब तक आओगी घर? मायरा ने पूछा। 4 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है घर पर? कासवी बोली, अरे नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं बोर हो गई थी इसलिए पूछा मैंने। मायरा बोली। थोड़ी बात कर उसने फ़ोन रख दिया और फिर अपने काम में लग गई। शाम को घर आई तो थकान की वजह से सीधे बेड पर लेट गई और तुरंत उसकी आंख लग गई। 6 बजे जब अर्थ हॉस्पिटल से लौटा तब उसने कासवी को सोता देखा। वो कपड़े बदल कर आया और कासवी को उठाते हुए बोला, काशी उठो, 6 बज गए हैं। हाँ सोने दो ना, कासवी अधखुली आंखों से बोली। नहीं काशी, उठो, फिर अगर दादी कुछ बोली तो मुझे मत घूरना। अर्थ उसके पास आकर बैठ गया। कासवी ने उसकी गोद में सिर रखते हुए कहा, बहुत खड़ूस हो यार तुम। अच्छा, कोई नहीं, शुरू से तुम्हें खड़ूस ही लगता हूँ मैं। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोला। कासवी ने आंखें खोलकर उसको देखा और फिर मुंह बनाकर उठकर बैठ गई और बोली, जब खड़ूस हो तो वही कहूँगी ना, पत्थर दिल डॉक्टर। हाँ, और यही पत्थर दिल डॉक्टर पर तुम्हारा दिल आ गया है। सही कहा ना? अर्थ ने उसको अपनी बाहों में भरकर कहा। मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा। गलतफहमी मत पालो पंडित जी। कासवी उससे अलग होकर बोली और बाथरूम में जाने लगी। अर्थ ने उसकी कलाई पकड़ अपनी तरफ खींचा तो कासवी सीधे उसकी गोद में आकर गिरी। अर्थ ने अपनी बाहें उसकी कमर में लपेटते हुए कहा, तो फिर मेरी नज़दीकी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ तो किसे पड़ता है? कासवी पूरे एटीट्यूड से बोली। अर्थ यह देखकर मुस्कुरा दिया और अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख बोला, अभी यही कहोगी कि फर्क नहीं पड़ता मिसेस कासवी अर्थ राठौर को? कासवी की आंखें और मुंह तो उसी पल बंद हो गया जब अर्थ के होठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस किया उसने। उसकी खामोशी को देखते हुए अर्थ ने धीरे से उसके होठों को छुआ और बोला, चलिए मिसेस राठौर, वरना अभी सीनियर मिसेस राठौर का बुलावा आ जाएगा। कासवी तुरंत बाथरूम में चली गई और अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभालने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।